नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो अब मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित ब्राह्मण की बेटी, जो कि एक बहुत ही सुंदर उपन्यास है सामाजिक असमानताओं और छुआछूत के ऊपर, का भाग 4 सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब आइए आरंभ करते हैं भाग 4। भाग 3 के अंत में आपने सुना था कि किस तरह गोलक चटर्जी जगतधात्री के घर पर आकर उनकी बिटिया संध्या को अपमानित करते हैं और किस तरह बहुत कुछ सुनाकर चले जाते हैं। तो अब आगे। लोगों के मुफ्त इलाज के प्रति समर्पित प्रियनाथ प्रभात होते ही एक हाथ में डॉक्टरी की किताबें और दूसरे हाथ में दवाइयों का बक्सा थामे निकल पड़ते थे। आज उनके पीछे चलती हुई दूल्हे की विधवा स्त्री खुशामद करती हुई चल रही थी। वो बोली, महाराज, आप ठुकरा दोगे तो हम बेसहारा और असहाय लोग किधर जाएंगे? आपके सिवारा हमारा है ही कौन? बात करने के लिए फुर्सत न होने के कारण प्रियनाथ चलते चलते बोले, नहीं, अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मैं जान गया हूँ कि तुम लोग अपनी सीमा में रह ही नहीं सकते। अच्छा ये बता कि क्या तुमने गली में बकरी को मान पिलाई थी? आश्चर्य प्रकट करती हुई दूल्हे की विधवा बोली, महाराज, सभी की बकरियां घास चरती हैं या मान पीती हैं? प्रियनाथ उत्तेजित होकर बोले, हरामजादी, मुझे मूर्ख बनाती है। तुम बताओ, बकरियां घास चरती हैं या मान पीती हैं? महाराज, घास पत्ते भी खाती हैं और मान भी पीती हैं। प्रियनाथ ने हाथ हिलाते हुए क्रोधित स्वर में कहा, नहीं, अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकोगे। तुम आज ही यहाँ से चलते बनो। स्वयं गोलक चटर्जी ने देखा है कि तुम लोगों ने ब्राह्मणों के मोहल्ले में बकरी को मान पिलाया। अब मैं तुम लोगों पर बिल्कुल भी दया नहीं कर सकता। तुम दया के पात्र नहीं हो। आखिरी दांव चलती हुई दूल्हे की विधवा बोली, महाराज, तो क्या मांड को नाली में बढ़ा देना चाहिए? हाँ, यही ठीक होगा। गाय को पिलाने की अनुमति तो दी जा सकती है, किंतु बकरी को मार पिलाना, और वो भी ब्राह्मणों के मोहल्ले की गली में? राम राम, छी छी, मुझे देर हो रही है। मुझे रोककर मेरा और अपना समय नष्ट मत कर। आज ही इस मोहल्ले को छोड़कर चलते बनो। प्रियनाथ के पीछे चलती दूल्हे की विधवा बिलक कर बोली, महाराज, लड़की ने कल से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। प्रियनाथ रुक गए और मुड़कर बोले, दवा तो चल रही है ना? क्या लड़की का जी मचल रहा है या उसे दस्त हो रहे हैं? हाँ महाराज, हाँ। दूल्हे की विधवा बिलक कर बोली, क्या कारण है? क्या पेट फूल गया है और भूख मर गई है? महाराज, भूख से तो बिलक रही है। ये भी एक भयंकर रोग है। तब बताया क्यों नहीं? जांच परख कर एक खुराक वहीं दे देता। थोड़ी देर तक इधर उधर करती गरीब विधवा बोली, महाराज, दवाई की आवश्यकता नहीं। थोड़े से चावल मिल जाते तो पकाकर भूखी लड़की को खिला देती। ये सुनकर रुष्ट हुए प्रियनाथ ने भड़कते हुए कहा, ससुरी को दवा नहीं, चावल चाहिए। तुम लोगों के लिए मैंने जैसे भंडार खोल रखा है। चल हट, मेरी नज़रों से दूर हो जा, पाजी कहीं की। निराश लौट रही उस बेचारी को बुलाकर प्रियनाथ ने कहा, खाने को नहीं है तो संध्या को क्यों नहीं बताया? उसे मांग लिया होता। गरीब महिला ने सिर उठाकर प्रियनाथ की ओर देखा और फिर वो चुपचाप चल दी। प्रियनाथ बोले, संध्या की माँ से कुछ मत कहना। घाट के पास खड़ी होकर संध्या की प्रतीक्षा करना और उसके आने पर उससे कहना, हाँ, किसी के बीमार पड़ने पर सबसे पहले मुझे खबर करना। विपिन के पास मत जाना। फिर किसी और को देखकर वे बोले, अरे कौन? त्रिलोकी हो क्या? घर में सब स्वस्थ हैं ना? जी हाँ, सब ठीक है। प्रियनाथ ने स्पष्ट स्वर में आशीर्वाद देकर कहा, ठीक है, ठीक है। ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे तो नहाने खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। घर घर में सर्दी खांसी फैल गई है और ज़रा सी लापरवाही करने पर ब्रोंकाइटिस। सुबह सुबह कहाँ जाना हो रहा है? त्रिलोकी ने कहा, आप ही के पास। प्रियनाथ ने उत्साहित होकर कहा, बोलो, मुझसे क्या चाहती हो? जमाई बाबू, बड़ा नाला पार करने में लोगों को काफ़ी कष्ट होता है। उस पर मचान का एक पुल बनाना है। उसके लिए बांसों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आपके बांस के झुरमुट से? क्रुद्ध स्वर में बीच में ही प्रियनाथ बोल उठे, मैं बांस नहीं दूंगा। क्या गांव में और लोग नहीं हैं? उनसे ले लूँ ना? अब तक चुप खड़ा बूढ़ा षष्ठी चरण बोला, जमाई राजा, आप नाराज न हो तो एक बात कहूँ। इस गांव में आप जैसा उदार दानी दूसरा कोई है ही कहाँ जिससे फरियाद की जाए।
आप दया करेंगे तो सारे गांव को आराम हो जाएगा, और मुंह से भले ही ना कहें किंतु मन ही मन तो आपको असीस देंगे। कुछ देर सोचने के बाद प्रियनाथ ने पूछा, क्या सचमुच लोगों को आने जाने में कष्ट होता है? त्रिलोकी बोला, महाराज, रोज एक दो के हाथ पैर टूटते हैं। डर के मारे प्राण हथेली पर रखकर ही लोगों को चलना पड़ता है। प्रियनाथ बोले, जगत धात्री को पता चलेगा तो बहुत बिगड़ेगी। षष्ठी चरण बोला, आप कहें तो हम सब जाकर मांझी के पैर पकड़ लेते हैं। कुछ देर तक सोच विचार में डूबे प्रिय बाबू बोले, लोगों को सचमुच कष्ट होता है तो ले लीजिए, किंतु संध्या की माँ को इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए। वे फिर बोले, अच्छा, मुझे रसिक बागदी की बहू को देखने जाना है, कहीं रात में उसकी तबीयत बिगड़ न गई हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। बूढ़े षष्ठी चरण को हंसता देखकर त्रिलोकी बोली, चाचा, लोग इन्हें भले ही सन की कहें, किंतु गरीब दुखियों के प्रति इनके मन में जैसी दया ममता है वैसी तो बड़े बड़े सेठों में देखने को नहीं मिलती। कितने सीधे और सरल प्रकृति के महाशय हैं ये, छल कपट से तो जैसे इनका परिचय ही नहीं। ये कहते हुए त्रिलोकी ने प्रियनाथ को लक्ष्य करके उसके सम्मान में माथा टेक दिया। षष्ठी चरण बोला, त्रिलोकी, अब हुक्म हो गया है तो देर मत करो, जल्दी से काम शुरू कर दो। त्रिलोकी बोला, ठीक कहते हो चाचा। संध्या का अंधकार गहरा जाने पर भी अरुण ने अपने कमरे में रोशनी नहीं की थी। वो अपनी स्टडी टेबल पर पैर रखे छत की ओर देखे जा रहा था। मेज पर खुली पड़ी पुस्तक को देखकर ऐसा लगता था कि अरुण इस पुस्तक को पढ़ रहा होगा। इसके साथ ही पढ़ने की इच्छा बनी रहने के कारण उसने पुत्र को बंद करके नहीं रखा होगा। वास्तव में संध्या के घर से लौटने के दिन से ही अरुण काम पर नहीं जा सका था। अरुण के दिमाग में एक ही बात ने हलचल मचा रखी थी कि अब वो लोगों के लिए अस्पृश्य हो गया है। उसके स्पर्श मात्र से लोगों को नहाना पड़ता है। अचानक द्वार पर आहट पाकर वो अपने चिंतन से बाहर निकला और उसने आवाज देकर पूछा, कौन है? मैं संध्या हूँ। ये कहती हुई संध्या किवाड़ खोलकर कमरे में एक ओर खड़ी हो गई। मेज से पैर उठाकर अरुण खड़ा हो गया और आश्चर्य प्रकट करते हुए बोला, संध्या, तुम इस समय यहाँ? अच्छा, आओ आओ, भीतर आकर बैठ जाओ। संध्या गहन गंभीरता के साथ बोली, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। मैं ताल पर मुंह हाथ धोने के बहाने तुमसे एक निवेदन करने तुम्हारे पास चली आई हूँ। बोलो संध्या, क्या कहने आई हो? क्या मैं तुम्हें किसी बात के लिए इनकार कर सकता हूँ? मुझे इस बात का पता है और इसी भरोसे चली आई हूँ। ये कहकर कुछ देर के लिए संध्या चुप हो गई। फिर बोली, मुझे बाबूजी से मालूम हुआ कि तुमने उस दिन से, जब पिछली बार तुम घर आए थे, तब से काम पर जाना बंद कर दिया है। तुम घर से बाहर तक नहीं निकले। क्या इसका कारण बता सकोगे? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो काम पर कैसे जाता? स्वास्थ्य खराब होने पर काम धंधे पर न जाना तो समझ में आता है, किंतु तुम्हारे संबंध में ये सत्य नहीं है। यदि सचमुच तुम्हारी तबीयत खराब होती तो तुमने बाबूजी से कहा होता। अरुण की चुप्पी पर संध्या भी कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली, मुझे वास्तविकता की जानकारी है। अरुण भैया, मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम हमारे घर आने की सोचना तक नहीं। अरुण धीरे से बोला, सिर्फ तुम्हारे घर की नहीं, पूरे गांव की ये कहानी है। इसीलिए सोचता हूँ कि इस गांव को छोड़कर किसी ऐसे स्थान पर डेरा जमा दूं जहां मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाता हो, किसी निर्दोष को अकारण अपमानित न किया जाता हो। संध्या ने गहन गंभीरता के साथ पूछा, क्या अपने जन्म स्थान से नाता तोड़ सकोगे? जब जन्म भूमि ही नहीं अपनाना चाहती तो क्या किया जा सकता है? अब तुम ही देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि में इतना पतित हो गया कि तुम्हें अपने मुंह में रखा पान तक थूकना पड़ा। इस प्रकार लोगों की घृणा का पात्र बन जाने पर भी क्या जन्मभूमि कहकर किसी स्थान से चिपका रहा जा सकता है? संध्या कोई उत्तर न दे पाई और इसी कारण वो सिर झुकाकर चुप खड़ी रही। अरुण ने कहा, आचार की पवित्रता के नाम पर ये संस्कार तुम लोगों को उत्तराधिकार में मिले हैं। एक दिन इन धर्म गुरुओं को ये सोचना पड़ेगा कि उनकी इस आचार व्यवस्था से समाज के दीनहीन लोगों के दिलों पर क्या बीतती है, उन्हें कितना अधिक परेशान होना पड़ता है। संध्या कुछ देर तक सोचती हुई बोली, समाज के इस व्यवहार के लिए क्या तुम स्वयं भी कुछ कम उत्तरदायी नहीं हो? मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे कथन में कितना सत्य है। अच्छा संध्या, इसका कोई प्रायश्चित तो होगा? क्या इस बारे में तुम मुझे कुछ बता सकती हो? प्रायश्चित तो है,
किंतु एक दिन तुम्हें ये सब करने में अपना अपमान महसूस हुआ था और तुम इसके लिए सहमत नहीं हुए थे। यदि आज तुम्हारा विचार बदल भी गया हो तो भी मैं तुम्हें इस गांव में न रहने की सलाह दूंगी। अरुण बोला, किंतु कहीं भी चले जाने पर तुम्हारी घृणा को भुलाकर सुख चैन से रह पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। संध्या धीरे से बोली, अपने प्रति मेरे दृष्टिकोण की तुम चिंता ही क्यों करते हो? संध्या, क्या ये तुम कह रही हो? संध्या बोली, अरुण भैया, तुमने मुझे अपनी मर्यादा, लज्जा और संकोच आदि की रक्षा ही कहाँ करने दी है। मैंने कितनी बार संकेतों से तुम्हें जताना चाहा कि हमारा संबंध नहीं जुड़ सकता, फिर भी तुम मुझसे कुछ सकारात्मक सुनने की इच्छा से याचक बनकर डटे रहे। मेरे माता पिता किसी प्रकार राजी हो भी जाएं, किंतु मैं तो अपने उच्च ब्राह्मण वंश को मिट्टी में नहीं मिला सकती। अरुण आश्चर्यचकित होते हुए बोला, क्या मैं ब्राह्मण वंश में पैदा नहीं हुआ हूँ? निस्संदेह तुम भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, किंतु बिल्ली और सिंह को एक ही पलड़े में तो नहीं रखा जा सकता। संध्या ने यह सब कह तो दिया, किंतु वो अपने कथन के औचित्य पर विचार करने लगी। अरुण चुप ही नहीं हो गया, अपितु उसने अपनी विस्मित और व्यथित दृष्टि भी संध्या के चेहरे से हटा ली। संध्या ने बलपूर्वक हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, अरुण भैया, मैं भली प्रकार से जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा इतना अधिक अपमान किया है कि वर्षों तक चाह कर भी तुम इसे भुला नहीं सकोगे। मैं तो यहाँ तक कह सकती हूँ कि इतनी कठोरता कभी किसी ने किसी के प्रति नहीं की होगी। अरुण ने कहा, छोड़ो इस विवाद को, पहले तुम अपने आने के प्रयोजन के बारे में बताओ। संध्या केवल मुस्कुरा दी और बोली, संसार में एक से बढ़कर एक आश्चर्य होते देखे जाते हैं। फिर थोड़ी देर चुप्पी के बाद सहमे स्वर में वो बोली, अरुण भैया, मेरा सम्मान तुम्हारे हाथ में है। यदि तुमने मेरा कहा न माना तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अरुण बिना कुछ जाने क्या कहता, वो संध्या के चेहरे की ओर केवल प्रश्नवाचक दृष्टि से ताकता रहा। संध्या बोली, एक कौड़ी के बाद उसकी माँ ने अपनी विधवा बहू और पोती को घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे बापू उन दोनों को ले आए और मैंने उन्हें अपने घर के पिछवाड़े आश्रय दिया था। कहाँ? अपनी गौशाला में, किंतु ब्राह्मणों का मोहल्ला होने के कारण उन शूद्रों के लिए वहाँ रहना संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों? ये भी कोई पूछने की बात है? समाज के ठेकेदारों को शूद्रों का दिखना कहाँ रास आता है? पानी के लिए उन्हें हमारे तालाब पर आना पड़ेगा, फिर वे लोग रास्ते में बकरी को मांड पिलाते हैं। गोलक जैसे ऊंचे ब्राह्मण छींटे पड़ने अथवा छू जाने की आशंका से त्रस्त हैं। उन लोगों के विरोध को देखकर माँ ने उन्हें अपने घर से निकाल देने का विचार बनाया है। अरुण भैया, तुम उन निराश्रित एवं अभाव पीड़ितों को सिर छिपाने के लिए अपना थोड़ा सा स्थान दे दो। अरुण बोला, मंजूर है, किंतु ये तो बताओ कि तुम उन्हें कहाँ स्थान दिलाना चाहती हो? ये मैं क्या बताऊं? मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरा अपना कहलाने वाला दूसरा कोई नहीं। थोड़ा सोचकर अरुण बोला, मेरा उड़िया माली अपने घर गया है, क्या उसकी कोठरी में इनका गुजर बसर हो सकेगा? संध्या ने मुख से बिना कुछ उत्तर दिए सिर झुकाकर क्यों नहीं का संकेत दिया। अरुण बोला, तो ठीक, उन्हें भेज देना, कोठरी खोल दूंगा, माली के आने पर देख लिया जाएगा। संध्या चुप रहकर स्वयं को संभालने का प्रयास करने लगी, फिर धीरे से बोली, इस समय मेरे मुंह में पान नहीं, हाथ मुंह भी धोकर आई हूँ। क्या तुम्हें प्रणाम करके तुम्हारी चरण रज ले सकती हूँ? संध्या ने ये कहते हुए घुटने टेक कर अरुण को प्रणाम किया और उसके पैरों की धूली को सिर पर रखा। इसके बाद बाहर निकली संध्या देखते ही देखते अदृश्य हो गई। अरुण ने संध्या को वापस बुलाने अथवा उससे कुछ भी पूछने की चेष्टा नहीं की। संध्या को द्वार से निकलकर तेजी के साथ अदृश्य होने तक अरुण टकटकी लगाकर उसे देखता रहा। एक दिन तालाब से नहाकर घर लौटती जगद्धात्री की अचानक राह में रासमणी से भेंट हो गई। रासमणी का चेहरा इस प्रकार उदास और बुझा हुआ था मानो वो अभी अभी कहीं से बुरी तरह पिटकर आई हो। जगद्धात्री के समीप आकर आंसू बहाती हुई रासमणी रूंधे कंठ से बोली, जगद्धात्री रानी, बड़ी भाग्यशाली हो तुम और तुम्हारी लड़की भी। लगता है पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए हैं। जगद्धात्री इससे पहले कि कुछ समझ पाती लड़की के उल्लेख से परेशान होती हुई बोली, मौसी, कुछ साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहती है? तुम्हारी ये पहेली जैसी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। रासमणी बोली,
जो भाग्य तेरी लड़की लेकर आई है उस पर तो सबका ईर्ष्यालु होना स्वाभाविक है। अब तू इन्हीं भीगे कपड़ों और बालों से भगवान को प्रणाम करके कृतज्ञता का प्रदर्शन कर। गणेश, दुर्गा आदि कुल देवता और कुल देवियों का पूजन कर। हाँ, मेरा इनाम देना ना भूल जाना। मैं तो सोने की गोट लूंगी, ये बात ध्यान में रख ले। हैरान परेशान जगत धात्री बोली, बेसिर पैर की हाके जाओगी या कुछ साफ साफ बताओगी भी? रासमणी हंसती हुई बोली, अरे जगत धात्री, साफ सुनना चाहती है तो ले सुन ले। तुम माँ बेटी के पिछले जन्म के पुण्यों का ही ये फल है। कहाँ तो लड़का मिलने की चिंता से दिन रात घुल रही थी, कहाँ अब पूरे गांव पर शासन करेगी। ये सुनकर जगत धात्री आंखें फाड़कर रासमणी को देखने लगी। रासमणी अपनी रौ में कहती गई, जगत धात्री, मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था। ऐसा सोचना भी तो मुझे एक सपने जैसा लगता था, किंतु बधाई हो, ये सत्य है। जगत धात्री ने कठोर स्वर में कहा, मौसी, तुम्हारी बकबक सुनते सुनते मैं परेशान हो गई हूँ। सीधे तौर पर साफ साफ क्यों नहीं कहती? जगत धात्री के हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे से उसके कान में रासमणी ने कहा, जगत धात्री, इस बात को अभी अपने तक रखना, हवा न लगने देना। विघ्न बाधा डालने वाले अपना रंग दिखाने पर उतारू हो जाते हैं। चटर्जी भैया को केवल मुझ पर भरोसा है, इसलिए आज सुबह उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि संध्या की माँ को सूचित कर दे कि उसे लड़की के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उसका हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। अब वो अपनी टांग पर टांग रखकर चैन की नींद सोए। मैंने गंभीरता के साथ सोच विचार कर ये निर्णय लिया है। इससे एक तो ब्राह्मण के वंश धर्म की रक्षा हो जाएगी, दूसरे गांव की लड़की गांव में ही रह जाएगी। रासमणी की बात पूरी होने से पहले ही जगत धात्री पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। रासमणी ने पूछा, क्या हुआ जगत धात्री? जगत धात्री स्वयं को संभाल कर बोली, मौसी, लगता है तुमने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं, नहीं तो गोलक मामा के मजाक को तुम इतनी गंभीरता से ना लेती। क्या 4 जनों द्वारा उठाए जाने को तैयार बूढ़ा दूल्हा बनेगा? रासमणी बिना झेपे अपनी बात कहती रही, बेटी, मर्द की भी कहीं आयु देखी जाती है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो 70 की आयु का मर्द 17 वर्ष की छोकरी से विवाह रचाता है। बेटी, मुझे भी पहले ये मजाक लगता था, किंतु गोलक ना कभी हल्की बात करता है और ना ही झूठ बोलता है। उन्होंने पूरी गंभीरता से ये सब कहा है। मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि ये संबंध स्थिर हो जाए। इसे अपना सौभाग्य समझो बेटी। जाओ, घर जाकर आनंद मनाओ। जड़ बनी जगत धात्री चुपचाप खड़ी रही। उसके पैरों के नीचे से मानो धरती खिसक गई थी। रासमणी ने जगत धात्री के चेहरे को देखे बिना कहना जारी रखा। वो बोली, इसी अगहन के महीने में विवाह हो जाना चाहिए। इसके बाद अच्छा लगन नहीं निकलता है। ये गोलक भैया की इच्छा है। लड़की भी तो अप्सराओं से बढ़ चढ़ कर है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन भी डुला सकती है। फिर चटर्जी भैया तो एक साधारण मनुष्य ही है। इसके बाद वो फिर बोली, बेटी, तू गीले कपड़ों में काफ़ी देर से खड़ी है। जा घर जाकर कपड़े बदल, मैं तुम्हारे घर आकर सारी बातें करूँगी। ये कहकर रासमणी अपने घर की ओर चल दी और जगत धात्री लड़खड़ाते पैरों से अपने घर आ गई। घर पहुंचकर ठाकुर द्वारे के बाहर बैठकर वो टप टप आंसू बहाने लगी। इकलौती लड़की संध्या जहाँ अपने माँ बाप की लाडली है, वहाँ रूप, सौंदर्य और गुण बुद्धि में भी अप्रतिम है। गोलक को अपनी लड़की सौंपने की अपेक्षा उसे कुएं में धकेल देना वो अधिक बेहतर समझती है। गोलक लड़की के नाना की आयु का है। ऐसे बूढ़े से लड़की को ब्याहने से अच्छा तो उसकी हत्या कर देना है। जगत धात्री इस सत्य को भली प्रकार समझती है, किंतु मुंह से न निकलते ही नहीं बनता, क्योंकि कुलीन ब्राह्मण परिवारों में तो ये सब चलता ही है। उसके सामने इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं, इसलिए वो अत्यधिक व्यथित, चिंतित और परेशान है। लगातार रो रही है। उसे डर है कि कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि इस नर पिशाच से पीछा छुड़ाना ही कठिन हो जाए। एक पत्र को पढ़ती हुई भीतर प्रविष्ट होते हुए संध्या ने आवाज़ दी, माँ, कहाँ हो तुम? जगत धात्री तुरंत ही आंसू पोंछकर सामान्य बनने की चेष्टा करती हुई बोली, हाँ कहो बिटिया, क्या बात है? माँ के रूंधे गले से चौंकती हुई संध्या ने समीप आकर धीरे से सहानुभूति दिखाते हुए पूछा, माँ, क्या हुआ है? माँ लड़की के सामने से अपना चेहरा हटाती हुई बोली, कुछ भी तो नहीं हुआ।
संध्या ने माँ के और अधिक समीप आकर अपने आंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या बाबूजी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया है? जगत धात्री ने कहा, नहीं तो। माँ के कथन पर विश्वास न करती हुई संध्या माँ के समीप बैठ गई और दार्शनिक शैली में बोली, माँ, सबको सदैव मनचाहा नहीं मिलता, इसमें दुख मनाने वाली कोई बात नहीं। एक बात और, जब सब लोग बाबूजी को सनकी कहते हैं तो तुम भी उन्हें ऐसा समझकर उनके सुने को अनसुना क्यों नहीं कर देती? जगत धात्री बोली, लोगों का क्या आता जाता है, वे जिसे जो समझना कहना चाहें स्वतंत्र हैं, किंतु मैं ऐसा समझ भी लूं तो क्या मुझे उनकी जली कटी सुनने से मुक्ति मिल जाएगी? संध्या आज तक ये नहीं समझ पाई थी कि किसकी जली कटी को सुनकर सुनने वाले के मन पर क्या बीतती है, उसे कैसी गहरी वेदना झेलनी पड़ती है। आज भी उसकी स्थिति वही थी। अतः संध्या आज भी माँ की बात सुनकर अपने निरीह, सरल, परोपकारी और लोकसेवा के प्रति समर्पित पिता का बचाव करती हुई बोली, माँ, यदि मेरे वश में होता तो मैं पिताजी को लेकर ऐसे किसी वन्य प्रांत अथवा पर्वतीय प्रदेश में चली जाती जहाँ पिताजी को ऐसो लोगों से पाला ही न पड़ता। लड़की की ठोड़ी को चूमकर जगतधात्री हंसती हुई बोली, पिता के लिए तेरी ये चिंता और भावना सचमुच प्रशंसनीय है, किंतु मेरे लिए तो उससे आधा स्नेह भी नहीं। मानो मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। अच्छा तो माँ, क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? किंतु पिता के लिए तो तू अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहती है। मेरा ऐसा भाग्य कहाँ। अब इसी एक बात को देख ले, तुझे भली प्रकार मालूम है कि तुम्हारे बाबूजी की दवाई से किसी रोगी को कोई लाभ नहीं होता, फिर भी बाबूजी की दवा के सिवा और किसी की दवा लेने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य के उत्तरोत्तर बिगड़ते जाने की भी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। संध्या प्यार से माँ के गले में अपने दोनों हाथ डालकर हंसती हुई बोली, माँ, ये तो सत्य है, मैं किसी भी दूसरे डॉक्टर को बाबूजी के समकक्ष मान ही नहीं सकती। मानती हो ना कि तुम अपने पिता में असीम भक्ति रखती हो? संध्या बोली, माँ रहने दो, पिताजी के उपचार से मुझे काफ़ी लाभ हुआ है, मैं अब पहले से काफ़ी ठीक हूँ। इसके बाद विषय बदलने की गरज से संध्या बोली, माँ, दूल्हे की विधवा चली गई, यह अच्छा ही हुआ कि इस आफत से छुटकारा मिला। क्यों, ठीक है ना माँ? आश्चर्य प्रकट करती हुई माँ ने पूछा, कब गई? ठीक से मालूम नहीं, शायद सवेरा होते ही चली गई है। संध्या के भोलेपन का अभिनय माँ को छल न सका। उसने पूछा, तुझे तो ये मालूम ही होगा कि वो कहाँ गई है। संध्या ने उदासीनता और बेपरवाही से कहा, शायद अरुण भैया ने उसे अपनी कोठी के पीछे बाग में जगह दे दी है। वहाँ उड़िया माली की एक कोठरी खाली पड़ी थी ना, वही उसे दे दी गई है। माँ ने पूछा, अरुण के पास तूने उसे भेजा होगा? संध्या मन ही मन सुलझन से मुक्त होने का उपाय सोचने लगी। असत्य का आश्रय लेती हुई वो बोली, अरुण भैया के पास मैं किसी को क्यों भेजने लगी, इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। इसके बाद इस विषय की चर्चा से माँ का ध्यान हटाने की नीयत से संध्या ने अपने हाथ में थामा पत्र माँ के सामने रख दिया और बोली, असल बात जो तुम्हें बतानी थी वो तो बताई नहीं। मेरी सन्यासिनी दादी का ये पत्र आया है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। इससे लगता है कि वो यहाँ साथ रहने के लिए आ रही है। जगतधात्री ने पूछा, सासू माँ का पत्र है क्या? कब आ रही हैं वे? यही सासू माँ काशी छोड़कर कभी एक दिन के लिए भी इधर आने को सहमत नहीं हुई थी। जगतधात्री ने इकलौती बेटी संध्या के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बहुत अनुनय विनय की थी। सास कन्यादान का पुण्य लेने को तो सहमत नहीं हुई थी, किंतु उसने विवाह में सम्मिलित होने का अनुरोध मान लिया था। संध्या अपने विवाह के उल्लेख से शर्माती हुई बोली, माँ, अपने पत्र के उत्तर को स्वयं पढ़ लो ना। इसी के साथ पत्र माँ के हाथ में देकर संध्या बोली, माँ, अभी तक तुमने गीली धोती ही पहन रखी है, मैं अभी तुम्हारे सूखे वस्त्र लाई। कहती हुई संध्या तेजी से चली गई। पत्र को माथे से लगाकर जगतधात्री स्वयं से बोली, माँ, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा चित्त द्रवित हुआ है। ये कहती हुई वो धीरे से ठाकुर द्वारे की ओर चल दी। इस बीच प्रियनाथ ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए घर में प्रविष्ट हुए। वे बोले जा रहे थे, 2 दिन देखने नहीं जा पाया तो हाइपोकोड्रिया ने जोर पकड़ लिया। जगतधात्री की अपने पति से प्रायः बातचीत होती ही नहीं थी, किंतु आज अचानक 12 बजे उनके घर आ जाने और बड़बड़ाने पर उसने पूछ ही लिया, किसे क्या हो गया है? प्रियनाथ बोले,
अरुण को हाइपोकोड्रिया हो गया है। मेरी जांच परख में मीन मेक निकालना किसी के बाप के भी बस में नहीं। विपिन तो इस रागवाचक शब्द के अर्थ तक को नहीं जानता होगा। अरुण का नाम इस चर्चा से न जुड़ा होता तो जगतधात्री इस बातचीत में रुचि न दिखाती, किंतु अब स्थिति भिन्न थी। उसने उत्सुक होकर पूछा, क्या हुआ अरुण को? प्रियनाथ ने कहा, अभी तो सब बताया है, किंतु इस शब्द के अर्थ को जब ठीक से अरुण ही नहीं समझ सका तो तुम लोग क्या समझोगे? विपिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करता है, फिर भी इस रोग के बारे में वो कुछ नहीं जानता। सब लोग अपना माल असबाब बांध रहे थे। जमीन जायदाद बेचकर इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने की तैयारी चल रही थी। हारान कुंडू को सूचना दे दी गई थी कि संयोगवश मैं वहां पहुंच गया। अब क्या करूं? जहां एक दिन जाना नहीं हो पाता वहीं की स्थिति बिगड़ जाती है। मैं अकेला आदमी ठहरा कहाँ कहाँ जाऊं? अरे संध्या बेटी, जरा मेडिका मटेरिया पुस्तक तो ला दे ताकि अरुण के लिए दवाई का चुनाव कर लूं। पिता की आवाज़ को सुनकर एक मोटी सी पुस्तक हाथ में लिए संध्या बोली, आई पिताजी। जगतधात्री व्याकुल होकर अपने पति से बोली, ठीक से बताओ अरुण को क्या हुआ है? प्रिय बाबू चौंक कर बोले, बताया तो है, वो मनोरोग से ग्रस्त हो गया है। अपना सारा सामान हारान कुंडों को कौड़ियों के दाम बेचकर आज ही यहाँ से कूच करना चाहता है। ये सब मेरे होते कैसे संभव? 200 पावर की एक बूंद। ये सुनकर संध्या का चेहरा बुझ गया। जगतधात्री व्याकुल कंठ से बोली, सारी संपत्ति बेचकर गांव छोड़ने की बात करना तो पागलपन का ही लक्षण है। प्रियनाथ ने हाथ के संकेत से कहा, इसे पूरे तौर पर पूरा पागलपन नहीं कहा जा सकता। पागलपन को इंसानिटी कहते हैं और उसकी औषधि अलग है। हाँ, विपिन के लिए इस अंतर को समझना अवश्य सहज नहीं। जगतधात्री लड़की की ओर देखने के बाद पति को घूरती हुई दृढ़ स्वर में बोली, मुझे तुम्हारी बेकार की बातों को सुनने में कोई रुचि नहीं। सीधे सीधे ये बताओ कि क्या अरुण ने गांव छोड़ने का मन बना लिया है? ऐसा था और इस दिशा में तैयारी चल रही थी, किंतु क्या हारान कुंडू से सारी संपत्ति खरीदने की बातचीत कर ली गई है? हाँ, उस पाजी के तो पौबारा हो रहे हैं, किंतु मैं। अच्छा, क्या इस तथ्य की जानकारी गांव के अन्य लोगों को भी है? मेरे सिवा किसी भी अन्य व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं। क्या तुम मेरा एक काम करने की कृपा करोगे? अरुण को केवल ये कहना है कि तुझे चाची ने इसी समय घर पर बुलाया है। संध्या चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसने एक भी शब्द मुंह से नहीं बोला था। जगतधात्री की दृष्टि उस पर गई तो वो ये देखकर चकित हो गई कि लड़की का चेहरा उतर गया है, उसके होंठ कांप रहे हैं और उसका अंग अंग शिथिल हो गया है। फिर भी वह संभल कर दृढ़ स्वर में बोली, माँ, उन्हें यहाँ बुलाकर क्या एक बार फिर अपमानित करना चाहती हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसका दंड तुम उन्हें देना चाहती हो? माँ ने चकित होकर पूछा, संध्या, यहाँ अपमान किए जाने की बात कहाँ से आ गई? संध्या बोली, माँ, मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें अपने घर पर बुलाओ। जगतधात्री ने कहा, क्या घर बुलाकर सुख दुख बांटना भी कोई अपराध है? संध्या बोली, माँ, उनके सुख दुख से हमें क्या लेना? वो चाहे इस गांव में रहे या यहाँ से चले जाएं, हमें इससे क्या अंतर पड़ता है? तुम उनके बारे में इतनी परेशान क्यों हो रही हो? फिर पिता की ओर उन्मुख होकर वो बोली, पिताजी, आपको उन्हें बुलाने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद वो माँ से दृढ़ शब्दों में बोली, यदि तुमने हट नहीं छोड़ा तो मैं उनके आने से पहले ही तालाब में डूब मरूंगी। ये कहती हुई संध्या माँ के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वहाँ से दूर चली गई। जगतधात्री चिंतित विस्मित होने से जड़ बनी वहीं खड़ी रही। प्रियनाथ उच्च स्वर में बोले, बेटी, पुस्तक दे जाती तो मैं उचित औषधि ढूंढ लेता। संध्या ने लौटकर पुस्तक ला दी और प्रियनाथ पुस्तक में से दवा ढूंढने में व्यस्त हो गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद जगतधात्री अपनी पति से बोली, क्या तुमने लड़की को कुंवारी रखने की ठान ली है? ऐसी बात क्यों कहती हो? उसका विवाह होगा और अवश्य होगा। आखिर कब होगा? जब बूढ़ी हो जाएगी तब। प्रियनाथ हूं करके रह गए। एक दिन रसिकपुर क्यों नहीं चले जाते? विशिष्ट दवा पर उंगली रखकर प्रियनाथ ने पूछा, क्या वहां किसी को कोई कष्ट है? क्या किसी ने संदेश देकर बुलाया है? जगतधात्री ठंडी सांस छोड़कर बोली, जयराम मुखर्जी के नाती के साथ बात चल रही थी ना, जाकर एक बार लड़के को देख तो आओ। प्रियनाथ बोले, जाना भी चाहूं तो कब जाऊं? एक समय भी यहाँ मेरे न रहने पर लोग कितने अधिक परेशान हो जाते हैं। अरुण का हाल तो तुम्हें मालूम है। चटर्जी का आदमी भी उसकी साली की जांच के लिए बुलाया गया है।
जगतधात्री ने आश्चर्य से पूछा, ज्ञानदा को क्या हो गया है? प्रियनाथ बोले, खान पान की बदपरहेजी से अपच हो गया लगता है, इससे उसका जी मिचलाता है। अरुण के पास से लौटता हुआ ज्ञानदा को देखता आऊंगा। जगतधात्री बोली, चटर्जी के यहाँ डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, तुम अपने कर्तव्य कर्म को महत्व दो। रसिकपुर जाकर एक बार लड़के को देख आओ, फिर जो मन में आए वो करते रहो। पत्नी की विहलता से द्रवित प्रियनाथ थोड़ा होश में आए और धीमे से बोले, देखना क्या है, सुना है लड़का एकदम आवारा है। जगतधात्री आंसू बहाते हुए बोली, नशा करता है, आवारा गर्दी करता है तो क्या, उससे विवाह करके लड़की सुहागन तो बन जाएगी। जब मुझे मेरे माँ बाप ने तुम जैसे आदमी के हाथ में सौंप दिया तो तुम्हें अपनी लड़की उस लड़के को सौंपने में क्या आपत्ति है? ये कहती हुई वो अपने आंचल से आंसू पोंछकर बाहर की ओर चल दी। प्रियनाथ कुछ देर तक जड़ बने बैठे रहे, फिर गहरी सांस छोड़कर स्वयं से बोले, दो रोगियों की चिकित्सा करनी है, इस तनाव की स्थिति में कहीं औषधि का चुनाव करना संभव है? ये कहकर उन्होंने पुस्तक को बगल में दबाया और बाहर की राह ली। तो अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित ब्राह्मण की बेटी उपन्यास का भाग 4। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी मैं कल भाग 5 में आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।